हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है छाया और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं इस चैनल पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका चैप्टर शुरू किया था क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्शियसनेस। तो उस चैप्टर से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जो आपके आईटीआई के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर करवा दिए। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ से जाके पहले वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका चैप्टर है नया स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जिसका नाम है श्रमिक कल्याण विधान, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। ठीक है, पहले तो हम इस चैप्टर का नाम ही समझेंगे कि है क्या आखिर। तो आप सभी जानते हैं कि श्रमिक का मतलब क्या होता है भाई? श्रमिक का मतलब होता है लेबर। ठीक है, और विधान का मतलब क्या होता है? नियम, कानून। ठीक है, लॉ, उनको आप विधान कहेंगे। तो श्रमिकों के हितार्थ, श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको आप क्या कहते हो? श्रमिक कल्याण विधान कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन है, श्रमिक कल्याण विधान बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन भी नहीं था, उससे पहले की बात करें तो हमारे यहाँ दास प्रथा चलती थी। ठीक है, तो जो लोग काम करते थे वो दास प्रथा के अंतर्गत काम करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? हमारे देश में अंग्रेजी शासन आया और अंग्रेजी शासन में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया भारत में। जैसे ही भारत में औद्योगिकरण बढ़ा तो श्रमिकों की संख्या भी बढ़ी, उसमें काम करने वाले लेबर्स की संख्या भी बढ़ी। और जब संख्या बढ़ी तो लेबर्स को ये आवश्यकता महसूस हुई कि उनकी भी कुछ यूनियन होना चाहिए, उनको कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको वो कहाँ पे बताएं, किससे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम, कौन उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और कौन उन्हें उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। हालांकि जो अंग्रेजी शासन के समय जो अधिनियम बनाए गए उनमें श्रमिकों के कल्याण के बारे में कम सोचा गया। नियोजक जो होते हैं, नियोजकों के कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचा गया। नियोजक कौन होते हैं? एम्प्लॉयर। ठीक है, जो जॉब देते हैं। ठीक है, उनको आप क्या कहते हो? नियोजक कहते हो। इंग्लिश में उनको एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉई कहते हैं। ठीक है, तो उन एम्प्लॉयर्स के हितों को ध्यान में ज़्यादा रखा जाता था, और जो आपके एम्प्लॉई थे उनके हित इतना, उनका कल्याण के बारे में नहीं सोचा जाता था। फिर उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि इन मज़दूरों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए, और जो कुछ अधिनियम पहले से ही बने हुए थे उनमें कुछ संशोधन किया। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका कौन कौन से नियम आपके लागू हैं वो सब आप लोग पढ़ेंगे, वही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, पहले अंग्रेजी शासन से पहले क्या था? दास प्रथा चलती थी। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है दास, सबसे पहला जो आपका हम कहेंगे कि सबसे पहला जो आपका अधिनियम आया वो दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम था। ठीक है, अब दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम से आपकी दास प्रथा लगभग खत्म होने, तो जैसे कि पहले दास प्रथा चला करती थी भारत में, तो अंग्रेजों के आने से उन्होंने दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम बनाया, जिससे दास प्रथा कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगी थी, कम होने लगी थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिनियम बना लेबर लॉज में, सबसे पहला जो श्रमिक कल्याण विधान में जो सबसे पहला अधिनियम बना वो आपका दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम था। दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम, ये आपका 1843 में आया था। ठीक है, ये आपका 1843 में भारत में लागू किया गया था। उसके बाद से दास प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ने लगा था,
आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऐसे ही भारत में अंग्रेजों ने कई सारे अपने उद्योग खोले धीरे धीरे, ठीक है। तो उसमें क्या, अब उसमें लेबर काम करेगी, श्रमिक काम करेंगे, तो श्रमिक और एक नियोजक का जो उनके बीच का जो विवाद होता है, ठीक है, या श्रमिक अगर किसी बात से परेशान है, किसी चीज़ से लेके परेशान है, उसके जो वेलफेयर है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या जो नियोजक है उसके, इन दोनों के बीच का रिलेशन किससे डिफाइन होगा, वो उसके लिए आपने यहाँ पे लेबर लॉज बनाए गए, ठीक है, उसके लिए लेबर लॉज बनाए गए। तो सबसे पहला जो अधिनियम बना वो दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम था। उसके बाद इन्होंने कारखाना अधिनियम बनाया, ये अंग्रेजों के समय की बात हो रही है। कारखाना अधिनियम 1881 बना, ठीक है। अब इस टाइम का जो कारखाना अधिनियम था इसमें कई सारे संशोधन किए गए, कई बार 6-7 बार संशोधन किए गए कारखाना अधिनियम में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो प्रेजेंट टाइम अभी आपका कारखाना अधिनियम लागू है, जो वो कारखाना अधिनियम आपका 1948 कहलाता है, ठीक है। 1948 जो अभी के टाइम पे जो संशोधन हो के आपका कारखाना अधिनियम बना है वो आपका 1948 है, जो 1 अप्रैल 1949 से पूरे भारत में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर क्या था, एक विशेष राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये अधिनियम ना लागू होके पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है। कौन सा, कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, और ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1949 को पूरे भारत पर लागू हुआ था, पूरे भारत पर, किसको, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। तो अब इसी तरीके से कई सारे अधिनियम बने, तो जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं आपसे अधिनियम, वो आप लोग यहाँ पे बस पढ़ेंगे। इस तरीके से कई सारे लेबर लॉज हैं, कई सारे अधिनियम हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है आप सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो इस समय जो आपके लेबर लॉज प्रेजेंट टाइम में जो लागू हैं वो है, सबसे पहला आपका कारखाना अधिनियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट्री एक्ट, और ये 1948 में आया था, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948। अब इसमें क्या था, इसमें आपका जो भी श्रमिक होते हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए कि भाई उनका जो है कार्य के घंटे कितने होने चाहिए, ठीक है, और कितने घंटों तक मतलब काम वो करें, और अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसकी डबल सैलरी मिले, ठीक है। और क्या कहते हैं, उनके स्वच्छता के पूरा जहाँ पे वो काम करते हैं उस एनवायरनमेंट का, उनके एनवायरनमेंट के आसपास के माहौल का ध्यान रखा जाए, ठीक है, ताकि उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ठीक है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए। ये सारी चीज़ें आपके कारखाना अधिनियम में बताई गई हैं। कौन सा काम में आप बच्चों को लगा सकते हो, कौन से काम में बच्चे को नहीं लगा सकते, ये सारा जो है कारखाना अधिनियम में बताया गया है। ये हम एक एक करके डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बस इस मोटा मोटा इसको जान लेते हैं, ठीक है। फिर आया आपका कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये आपका कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसको कहते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ये 1923 में आया, ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब देखिए क्या होता था कि जब मजदूर आपके किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या माइंस में काम कर रहे होते थे, तो क्या होता था कि उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती थी, कभी कभार एक्सीडेंट में वो इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते थे कि वो शायद कमा खा भी नहीं पाएंगे आगे, ठीक है, और कभी इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती थी, किसी की मृत्यु भी हो जाती थी, या किसी के हाथ पांव किसी भी तरीके से वो विकलांग हो जाता था। तो उस स्थिति में वह अपना परिवार का खर्चा भरण पोषण कैसे करेगा, ठीक है, तो कर्मचारियों को उसकी क्षतिपूर्ति दी जाती थी, कुछ कंपनसेशन मतलब मुआवजा दिया जाता है ये इस एक्ट के तहत, ओके। फिर नेक्स्ट आपका है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ESI के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता होगा। ESI के हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ESI असल में है क्या, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय का जो सैलरी रहती है उसका कुछ परसेंट जो है कट के उसके अकाउंट में, ESI अकाउंट में जमा होता रहता है, ठीक है। अगर उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी उसके सामने आती है तो वो क्या करता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, इस पैसे का इस्तेमाल करता है,
तो जब आप ईएसआई के हॉस्पिटल में आप क्या कोई मेडिकल बेनिफिट ले रहे होते तो वो आपका ही पैसा होता है एक तरीके से, ठीक है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये इसको आप ईएसआई एक्ट भी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट आपका आता है मजदूरी भुगतान अधिनियम। अब मजदूरी भुगतान अधिनियम ये क्यों लाया गया? अब जैसे कि आप देख रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखिए पहले क्या होता था, लोग मजदूरों से काम तो करा लेते थे लेकिन काम के बदले में पहले लोग काम तो करवा लेते थे मजदूरों से, लेकिन क्या होता था भाई कि उनकी मजदूरी नहीं दिया करते थे, वो उनके काम के बदले में उनको पैसे नहीं दिया करते थे। कभी कोई वस्तु दे देते थे, कभी आटा चावल दे देते थे। तो इस तरीके से हाँ, तो आपका ये मजदूरी भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इसके अंतर्गत क्या था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता था, मजदूरों से काम तो कराया जाता था, ठीक है, मजदूर काम करते थे और उनको जब सैलरी देने की बारी आती थी तो जो एम्प्लॉयर हैं, जो नियोजक होते थे, वो कभी तो कोई वस्तु दे के उनको कह देते थे कि भाई ये ले जाओ, ठीक है, कभी वस्तु दे देते थे, कभी आटा चावल दे देते थे। तो फिर बाद में पता चला कि मान लीजिए पूरे दिन उसने व्यक्ति ने काम किया और आपने उसको 2 किलो चावल दे दिया या 2 किलो आटा दे दिया, ठीक है, उससे वह अपनी परिवार की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा? वो उस 2 किलो आटे का मूल्य जो है वो उसकी पूरी मजदूरी के बराबर तो नहीं है, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? ठीक है, चलो आटा उसके पास आ गया, अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो कहाँ से लाएगा? तो इसलिए आपका 1936 में ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत आपको जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको आपको मजदूरी उसकी देनी पड़ेगी, जो भी उसकी प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी बनती है, ठीक है। आप उसके मजदूरी के कंपैरिजन में, मजदूरी की तुलना में कुछ और वस्तु उसको नहीं दे सकते कि आप आटा ले जाओ, 2 किलो चावल ले जाओ, इस तरीके से आप उसको नहीं, आपको उसको मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका है न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम। अब इससे भी बात नहीं बनी, जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 था, इससे भी बात नहीं बनी। लोग पैसे तो देते थे लेकिन पैसे कोई निर्धारित नहीं थे कि कौन सा काम उसने किया है, जिस प्रकार का काम करता था उस हिसाब से पैसे होते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, आपका मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया 1948 में। इसके अनुसार कहा गया कि एक मजदूर की जो दैनिक मजदूरी होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इसको तय किया गया। और अगर अब इस न्यूनतम मजदूरी से अगर नीचे कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी नियोजक अपने श्रमिक को इस न्यूनतम मजदूरी से नीचे का भुगतान करेगा तो वह दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने एम्प्लॉय को वो न्यूनतम मजदूरी जो भी इस एक्ट के तहत निर्धारित की गई है, वो न्यूनतम मजदूरी जो है आपको अपने एम्प्लॉय को, अपने काम करने वाले को देनी ही पड़ेगी। ये क्या था, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1948, ओके। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। अब ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम क्या है? अब देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। आपने ईपीएफओ के बारे में बहुत सुना होगा, पीएफ के बारे में आपने सुना है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसका पूरा जो नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, ईपीएफ होता है। जो आपने अभी तक पीएफ सुना है कि पीएफ के पैसे कटते हैं, पीएफ के पैसे कटते हैं, वो असल में क्या है, ईपीएफ है, ठीक है, असल में क्या है, वो ईपीएफ है। इसका अर्थ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और ये एक्ट क्यों लाया गया और इसका क्या काम है? देखिए कि जो आपका मजदूर है पूरे जीवन भर आपके यहाँ काम करता है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है वो पूरे जीवन कहीं काम करता है, तो उसके भविष्य की कुछ सिक्योरिटी भी तो आपको रखनी पड़ेगी ना, कुछ उसको सुरक्षा, भविष्य में सुरक्षा भी तो देनी पड़ेगी। अब वो सुरक्षा आप कैसे देंगे? ये जो किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी सैलरी, जो भी पर मंथ जो उसकी सैलरी है, उसका कुछ हिस्सा काट लिया जाता है, कुछ परसेंट हिस्सा, और कुछ परसेंट हिस्सा नियोजक जो है अपने तरफ से मिलाता है और ये इसके अकाउंट में
ईपीएफ अकाउंट में जाके जमा होता है, ठीक है। और ये पैसा इसको रिटायरमेंट पे मिलता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट पे ही मिले, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, ठीक है, आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ने जा रहे हैं या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं, आपके पास घर नहीं है, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप ईपीएफ का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयर्स को क्या देती है, फ्यूचर सिक्योरिटी देती है, ठीक है, ईपीएफ के तहत। तो जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो आपका 1952 कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षु अधिनियम। अब प्रशिक्षु, बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षु नहीं पता होता है, लेकिन प्रशिक्षु का मतलब होता है अप्रेंटिस, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप अधिनियम, अब इसमें क्या होता है, अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है आपका 1961 में आया। अब इसमें क्या हुआ, जो भी व्यक्ति है, अब जो भी आपका जैसे अभी के समय में मान लीजिए कि आप लोग जो आईटीआई वाले बच्चे हो, वो अपना ही उदाहरण ले लो कि आपने मान लीजिए किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई की है, तो आप क्या करते हो, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए आप अप्रेंटिसशिप करते हो ना, उस ट्रेड में अपनी स्किल डेवलप करने के लिए आप क्या करते हो, अप्रेंटिसशिप करते हो। तो वो आप किस अधिनियम के तहत कर पा रहे हैं, वो आप कर पा रहे हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट ये आता है मातृत्व हित लाभ, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब ये कब दिया जाता है, अब देखिए जैसा कि हमारा संविधान क्या कहता है कि हम सभी को समान अधिकार देंगे, किसी से भी लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो आपकी जो कंपनी है उसमें महिलाएं भी काम करेंगी, पुरुष भी काम करेंगे। अगर आपकी महिला जो है किसी कंपनी में काम कर रही है और वो गर्भावस्था के दौरान काम तो कर नहीं सकती है, तो एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी है, उसकी तरफ से उसको इस एक्ट के तहत कुछ छुट्टियां देनी पड़ेंगी, और वो छुट्टियां ऐसी होंगी जिसकी उसको सैलरी भी नहीं काटनी है, ठीक है। तो सैलरी सहित उसको छुट्टियां मिलेंगी, वो किस एक्ट के तहत मिलेंगी, वो आपकी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत मिलेंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था के समय में, ठीक है, और प्रसव के बाद में कुछ टाइम तक आपको छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत। और ये जो है अभी तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम बताइए कौन से ईयर में आया, तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो जब तक आपको पता नहीं होगा ये 1923 में आया, आप कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन सभी जितने भी अभी आपने अधिनियम पढ़े हैं, इनके अलावा भी कई सारे अधिनियम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बहुत ज़्यादा अधिनियम को नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं अधिनियम को जानेंगे। और अगर इसकी बात करें तो अभी तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है, अब एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा अधिनियम है वो आपका कारखाना अधिनियम 1948 है, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 ये आपका सबसे बड़ा अधिनियम है। इसमें लगभग 120 धाराएं हैं, ठीक है, और 3 अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके कहीं से क्वेश्चन किसी अधिनियम से पूछे जाएंगे तो वो आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 होगा, ठीक है। तो अब हम कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया गया, इसके उद्देश्य क्या रहे, ठीक है। इसका कारखाना अधिनियम लागू करने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहली बात देखिए, जो कारखाने में जो काम होता है, ठीक है, जो भी जिस प्रकार से भी काम होता है उस काम को रेगुलेट करना, विनियमित करने के लिए, ठीक है। फिर आपका कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि भाई आप श्रमिकों को, जो आपके लेबर्स हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराएं, उनको सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है, और क्या, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें, ठीक है। और अगर कोई भी कारखाना अधिनियम 1948 में लिखी हुई बातों को नहीं मानता है,
अपनी फैक्ट्री में या अपने कारखाने में लागू नहीं करता है तो उसको किस प्रकार दंडित किया जाएगा, इसका प्रावधान कहाँ है, कारखाना अधिनियम 1948 में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि जो कारखाना अधिनियम है हम लगाएंगे किस पे, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है ये लागू किस पे होगा। अब मान लीजिए कि आपका घर है, घर के पीछे कुछ काम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है, क्या आप उसको फैक्ट्री मान लोगे? अगर वो फैक्ट्री की परिभाषा के तहत आता है, आपका पीछे का मान लीजिए कि आपके पीछे घर के पीछे कोई काम हो रहा है, अगर वो फैक्ट्री की परिभाषा के अंतर्गत आता है तब आप उसको फैक्ट्री मानोगे, अन्यथा फैक्ट्री नहीं मानोगे। तो सबसे पहली बात तो हम कारखाना अधिनियम 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 लगाएंगे किस पे, कारखाने पे लगाएंगे, फैक्ट्री पे लगाएंगे। अब बात यह आ जाती है कि आप अगर फैक्ट्री पे यह अधिनियम लागू करेंगे तो फैक्ट्री आप मानेंगे किसे, तो आप फैक्ट्री किसे मानेंगे। पहली बात तो आपके पास एक परिसर होना चाहिए। परिसर का मतलब आपके पास स्पेस होना चाहिए, वहाँ पे एक बाकायदा बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उस बिल्डिंग में पावर की सहायता से, मतलब बिजली की सहायता से, शक्ति की सहायता से कम वहाँ पे 10 व्यक्ति काम कर रहे हों। ठीक है, कम से कम 10 व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहे हों, और अगर वहाँ पे बिजली की सहायता से काम नहीं हो रहा है तो कम से कम वहाँ पर 20 व्यक्ति काम करने चाहिए। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, फैक्ट्री कहोगे। सबसे पहली बात उसके पास एक परिसर होना चाहिए अपना। ठीक है, उसके पास अपना एक खुद का परिसर होना चाहिए, उस परिसर में बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें काम हो रहा है, और इसमें जो कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। व्यक्ति कम से कम कितने, कम से कम 10 होने चाहिए। और कब की स्थिति है ये, जब आपके वहाँ काम जो है आपके कारखाने में, आपकी फैक्ट्री में पावर की सहायता से हो। किसकी सहायता से, पावर, शक्ति की सहायता से हो। जब कार्य शक्ति की सहायता से हो। तो आपको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मतलब 10 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए। अब अगर मैं एक कंडीशन आपको दूं, मैं कहूं कि आपके यहाँ जो काम है वो बिजली की सहायता से हो रहा है, ठीक है, उसमें आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन व्यक्तियों की संख्या 9 है, तो क्या हम उसे फैक्ट्री मान सकते हैं? जी नहीं, आप उस स्थिति में इसे फैक्ट्री नहीं मान सकते हैं। अगर वहाँ पर जो काम है वो बिना बिजली की सहायता से हो रहा हो, जब कार्य क्या है आपका, जब कार्य बिना शक्ति की सहायता से हो रहा हो, बिना पावर की सहायता से हो रहा हो, तब आप क्या कहेंगे, तब कम से कम आपके फैक्ट्री में 20 व्यक्ति, कम से कम 20 व्यक्ति काम करने चाहिए। ठीक है, उस स्थिति में आप इसको फैक्ट्री मानेंगे, अर्थात कारखाना मानेंगे। ठीक है, अब अच्छा, ये तो बात हो गई कि ये इस स्थिति में आपका जो है कारखाना अधिनियम इन पर लागू होगा। ठीक है, ये तो आपकी एप्लीकेबिलिटी होगी। अब हम जानते हैं कि कारखाना अधिनियम में कुछ चीज़ों की परिभाषाएं पहले ही दे दी गई हैं, जैसे कि आप बालक किसको कहोगे और वयस्क किसको कहोगे। ठीक है, तो और ठेकेदार किसको कहोगे। तो ठीक है, तो कारखाना अधिनियम में हम पहले ये जानते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या हैं, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए इन्होंने परिभाषा दी है। ये अगर वयस्क, तो वयस्क के लिए परिभाषा क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपकी आ जाती है वयस्क की परिभाषा। ठीक है, वयस्क आप किसको मानेंगे, अडल्ट किसको मानेंगे, वयस्क जिस व्यक्ति ने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूर्ण कर लिया हो, उसको आप क्या कहेंगे, वयस्क कहेंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपने आयु का 18वां वर्ष पूर्ण कर लिया हो,
ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि ठेकेदार आप किसको कहेंगे, तो कारखाने में चल रही जो भी आपका ठेकेदार आप किसको कहेंगे, ठेकेदार, ऑक्यूपायर। कारखाने में चल रही जितनी भी प्रक्रिया है उसका कंट्रोल जिसके हाथ में भी होता है उसको आप क्या कहेंगे, ठेकेदार कहेंगे। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, ठेकेदार कहेंगे। फिर आपका आ जाता है क्या, बालक किसको कहेंगे। ठीक है, बालक किसको कहेंगे, जिस बच्चे ने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा ना किया हो उसको आप क्या कहेंगे, बालक की कैटेगरी में रखेंगे उसको। ठीक है, फिर आप किशोर किसको कहेंगे। ठीक है, किशोर किसको कहेंगे, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु जिस भी व्यक्ति ने अपनी आयु का 15 साल अपने पूरे कर लिए हों लेकिन 18 वर्ष पूरे ना किए हों, 18वां वर्ष पूरा ना किया हो, वो कहाँ आएगा आपका, किशोर की स्थिति में आएगा। ठीक है, बालक क्या हो जाएगा आपका, 15वां वर्ष पूर्ण ना किया हो उसको आप बालक कहोगे। और किशोर किसको कहोगे, जिसने अपनी आयु का 15 साल पूरे कर लिए हैं, 15 वर्ष पूर्ण कर लिए हों परंतु 18वां वर्ष पूरा ना किया हो, 18वां वर्ष पूर्ण ना किया हो, उसको आप क्या कहेंगे, किशोर कहेंगे। ठीक है, फिर आपका देखिए इसमें जो ये तो हो गया आपका परिभाषाएं क्या क्या हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि ये जो कारखाना अधिनियम है ये सबसे बड़ा अधिनियम है, लंबा अधिनियम है। ठीक है, क्योंकि इसमें 11 तो आपके अध्याय हैं, अध्याय जो है आपके 11 हैं और जो धाराएं हैं वो 120 हैं। धाराएं सेक्शंस आपकी कितनी है, 120 हैं। और जो अनुसूचियां हैं इसमें, अनुसूची इसमें आपकी 3 है। तो इस प्रकार ये जो है आपका सबसे बड़ा अधिनियम है। ठीक, तो जो इसमें 11 चैप्टर हैं, 11 के 11 चैप्टर आपको याद रखना एक तरीके से नामुमकिन है और ITI के पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा इतना डीप क्वेश्चन। और जो आपका 120 धाराएं हैं इनको भी याद करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो खैर नहीं है लेकिन आप याद करके करेंगे क्या इसको जब आपके ITI में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे अध्याय बनेंगे, जो चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं करवा दूंगी। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कारखाना अधिनियम में स्वास्थ्य के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, सुरक्षा के प्रावधान दिए हैं, कल्याणकारी सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जान लेंगे और इनसे आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा स्वास्थ्य के प्रावधान। ठीक है, पहला आपका है स्वास्थ्य के प्रावधान। सुरक्षा के प्रावधान, ठीक है, कल्याणकारी सुविधाएं, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि जो आपका स्वच्छता का प्रावधान उसमें क्या है। पहली बात, वहां पे जहाँ पर भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है वो क्या जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। उसमें प्रत्येक सप्ताह में एक बार लगभग धुलाई होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वहाँ पे चूने से पुताई हो रही है, पुताई वाला है, तो कम से कम 2 साल के अंतर मतलब 14 महीनों में एक बार वहाँ पे पुताई होनी चाहिए। और अगर पेंट हो रहा है तो लगभग 5 साल में एक बार वहाँ पे पेंट होना चाहिए। ठीक है, और क्या है जो भी आपका फैक्ट्री है उससे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, कचरा निकलता है, उसका प्रॉपर आपको उसको डिस्पोज करना है। ऐसे नहीं खुले में डाल दो, आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो पता चला
कचरे की बदबू से बीमार हो जाएं, जो आपका वेस्ट है उससे निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन से मान लो बीमार हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये कारखाना अधिनियम के स्वास्थ्य के प्रावधान में बताया गया, ठीक है। फिर आपका आ जाता है अब देखिए स्वास्थ्य के प्रावधान में ये क्लीननेस, स्वच्छता तो आ गया। स्वच्छता के बाद आपका वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए भाई, जहाँ पे आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका एम्प्लॉय है उसके शारीरिक और मानसिक रूप से उसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका एम्प्लॉय मानसिक रूप से भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है सुरक्षा के क्या क्या प्रावधान है। सुरक्षा के प्रावधान में जैसे कि आपको ना एक एम्प्लॉय का एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने एरिया में एक एम्प्लॉय काम करेगा, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर दिया कि इतना एरिया है, इस एरिया में एक एम्प्लॉय काम करेगा और इससे कुछ दूरी पर दूसरा एम्प्लॉय काम करेगा। तो आपको उनके बीच के, जहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बीच की स्पेसिंग का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अगर कोई सामान वहाँ पे ढोने के लिए ऊपर नीचे ले जाना है तो उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी मशीनें आपकी वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं उनमें क्या प्रॉपर आप बाड़ लगाएंगे, ठीक है, बाड़ लगाएंगे। और क्या होता है कि जो भी मशीनें हैं उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, मतलब जो अगर दैनिक उनके अंदर मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो दैनिक मेंटेनेंस उनका होना चाहिए। और अगर जो लिफ्ट वगैरह है उनको 6 महीने में एक बार उनकी चेकिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो, ठीक है। तो ये सब आपके सुरक्षा के प्रावधान में आ गए। अब कुछ आपकी कल्याणकारी सुविधाएं हैं। कल्याणकारी सुविधाओं में जैसे क्या, आपके एम्प्लॉय के लिए हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई वो काम कर रहा है, अगर वो खाना जाएगा तो उससे पहले उसके पास हाथ धोने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए कि नहीं। उसके एक तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना आप कर रहे हो काम, ठीक। और क्या आपका होना चाहिए, बैठने की उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। मान लो जो एम्प्लॉय है वो खड़े खड़े काम कर रहा है तो उसको अगर रेस्ट मिला है 5-10 मिनट का तो वो बैठ के अपना आराम कर सके। और क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अचानक से कुछ अगर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स की सहायता ले सके वो, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फिर आपका जो है वयस्कों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित किए गए, ठीक है। इसी अधिनियम में क्या हुआ, वयस्कों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। अब कार्य के घंटे कैसे, देखिए कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी श्रमिक है, वो एक हफ्ते में 48 घंटे तक, एक हफ्ते में आप उससे 48 घंटे तक काम करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। एक हफ्ते में 48 घंटे कार्य करा सकते हैं। अब अगर आप इसको काम करा रहे हैं तो हर एक 5 घंटे के बाद आपको उसको ब्रेक देना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, ओके। फिर अगर वह काम कर रहा है अपने दिन में, मान लो अभी क्या है 8 घंटे निर्धारित है, ठीक है। अभी के टाइम पे यूपी गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, तो अभी के टाइम पे क्या 8 घंटे मान लो निर्धारित है कि दिन में आपको काम करना है। अगर आप 8 घंटे से ऊपर काम करते हो तो उसके लिए आपको आपके सैलरी का, आपका जो प्रति घंटे के हिसाब से जो सैलरी आपको पड़ रही है उसका डबल वो पे करेंगे आपको, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ओवर टाइम सैलरी उनको देनी पड़ेगी। ओवर टाइम सैलरी कितनी है, डबल देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो महिला कर्मचारी आपकी कंपनी में काम कर रही हैं उनके लिए वो 6 बजे सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है, आप इनसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते आपकी कंपनी में, यदि महिला वर्कर काम करती है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ तो महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम करती है, तो इसके अंतर्गत जो यूपी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो चेंजेस कर सकती है अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा अधिनियम ही पलट दें, लेकिन कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है। जिस तरीके से कोरोना के बाद यूपी गवर्नमेंट ने अपने यूपी के अंदर जो चेंजेस किए हैं, ताकि जो फैक्ट्रियाँ चाइना से हटाई जा रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत की तरफ आकर्षित कर सकें, ठीक है, भारत में लगाने के लिए उनको प्रलोभन दे सकें। तो इसलिए इसमें थोड़ा जो है कारखाना अधिनियम में यूपी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं।
ठीक है। अब देखिए एक कर्मचारी जो है आपका 9 घंटे से अधिक या हफ्ते में 48 घंटे से अधिक कार्य करता है तो उसको आप क्या करते हैं, 9 घंटे से ज़्यादा अगर वो काम करेगा और हफ्ते में 48 घंटे से, एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। फिर आपका ये हो जाता है कि भाई जो आपका एम्प्लॉय है वो जो है प्रत्येक हफ्ते में एक दिन उनको एक छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, एक छुट्टी उसको मिलनी चाहिए। फिर देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, पूरे साल काम कर रहे हैं, तो जब हम घर पे जाना होगा, हमको छुट्टी करनी होगी तो क्या हमारी सैलरी कटेगी? तो इसका भी इस अधिनियम में जिक्र किया गया है कि यदि कर्मचारी जो है 240 दिन काम करता है तो उसको 20 दिन के लिए एक छुट्टी, अगर आपने साल में 240 दिन काम किए हैं, 365 दिन में 240 दिन काम किया है तो आपको 20 दिन के हिसाब से एक दिन, प्रति 20 दिन पर एक छुट्टी आपको फ्री दी जाएगी, मतलब उसका आपका पैसा कटेगा नहीं, ठीक है। और 30 दिन की छुट्टी आप इकट्ठी ले सकते हो जिसका आपका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर आप कारखाना अधिनियम को नहीं मानते हैं या इसमें लिखी हुई किसी बात का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो 2 साल की कारावास हो सकती है एम्प्लॉयर को, जो भी आपका नियोजक है उसको, या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेम अगर इसमें लिखी हुई किसी बात का, इस अधिनियम में लिखी हुई किसी बात का एम्प्लॉय उल्लंघन करता है, मतलब जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, वो अगर उल्लंघन करता है तो उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यह इसमें दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपका जो फैक्ट्री एक्ट अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है, वो आज आपका यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी आपके बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। और ये जो अधिनियम है सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और ठीक है, इसको अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।